तो बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लास्ट वीडियो में हमने एक डेरिवेशन लगाया था इलेक्ट्रिक फील्ड का और एक्सियल पोजीशन पे, और वो फार्मूला आया था इक्वल 1/4πε0 2p/r³। ठीक है, ये एक्सियल का था। और ये पुरानी वाली वीडियो पे आप जाएंगे तो आपको मतलब फाइल में तो आपको मिल जाएगा। आज हम डिराइव करने वाले हैं इक्वल 1/4πε0 p/r³। एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, चलिए तो डिराइव करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको डायग्राम एक्सप्लेन कर दें कि डायग्राम जाना बहुत ज़रूरी है। तो ये आपका डाइपोल है, ठीक है, ये आपका डाइपोल है, माइनस क्यू और प्लस क्यू है। इसका मिड पॉइंट क्या है? ओ। ओ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर दिए, बहुत ध्यान समझिएगा। ओ से क्या कर दिए? एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर दिए, और आर दूरी पर एक पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं पी। ठीक है, तो ये पूरी लेंथ होती है 2l। कितनी होती है? 2l। टी हो जाएगी l, और ये भी कितनी हो जाएगी l। अब आर दूरी पर जो पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं पी, ठीक है, पी, तो प्लस क्यू चार्ज बेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और माइनस क्यू चार्ज बेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। देखो, अगर ये सीधी लाइन में होता, लास्ट टाइम कोई एंगल नहीं बन रहा था, पर यहाँ एंगल बनेगा। क्या बनेगा? एंगल, थीटा थीटा। तो जब एंगल बनेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी? वेक्टर। तो इसके कंपोनेंट होंगे, वर्टिकल कंपोनेंट होंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होंगे। इन सारी चीज़ों पे देखेंगे कौन किसको कैंसिल कर रहा है। जैसे ये देखिए, E1 साइन थीटा, E2 साइन थीटा, एक ऊपर काम कर रहा है, एक नीचे काम कर रहा है। फिर यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा E1 कॉस थीटा, E2 कॉस थीटा। तो वर्टिकल कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि इक्वल मैग्नीट्यूड पे काम कर रहे हैं। जितना ऊपर काम कर रहा है उतना नीचे काम कर रहा है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बचा रहेगा। और एक कंपोनेंट होते क्यों हैं, जब डेरिवेशन लगा लेंगे तो बाद में बात कर लेंगे। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले आप इंट्रो देंगे। इंट्रो में आप डायग्राम के बारे में बात कर रहे हैं। लेट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्टिंग ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस 2l। एक चार्ज प्लस क्यू है, एक चार्ज माइनस क्यू है, और दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 2l। टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ निकालना है? एट पॉइंट पी। पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, लोकेटेड एट ए डिस्टेंस आर, जो कि आर दूरी पे है। कहाँ से? फ्रॉम द मिड पॉइंट ओ। मिड पॉइंट क्या है? डाइपोल का मिड पॉइंट ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल। ठीक है, तो एक बार आप प्लस क्यू चार्ज की वजह से निकालेंगे, एक बार आप माइनस क्यू चार्ज की वजह से निकालेंगे। और क्योंकि ये दोनों पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो आप ये वाला फार्मूला जरूर जानते होंगे, ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q/r²। ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अब प्लस क्यू चार्ज की वजह से हो जाएगा। तो चलिए, तो E1 यहाँ पे द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू। तो E1 इक्वल हो जाएगा 1/4πε0 Q/। अब देखिएगा, ठीक है, प्लस क्यू चार्ज किस पॉइंट पे रखा गया है? ए पे रखा गया है। निकालना कहाँ है? पी पे। तो प्लस क्यू चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर काम करेगा? आउटवर्ड। तो जाएगा Q/, ठीक है, AP²। और डायरेक्शन क्या हो जाएगा? एलॉन्ग AP। डायरेक्शन क्या हो जाएगा? एलॉन्ग AP। ए से पी की ओर, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है, तो हम कहाँ जाएंगे? आउटवर्ड। ठीक है, फिर अगला है, जैसे प्लस क्यू चार्ज की वजह से वैसे माइनस क्यू चार्ज की वजह से होगा। द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू की वजह से। तो E2 इक्वल हो जाएगा 1/4πε0 Q/। अब देखिएगा, माइनस क्यू चार्ज है, ध्यान से देखिए, माइनस क्यू चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ट काम करेगा। मतलब P से कहाँ आएंगे? यहाँ पे B, तो हो जाएगा PB²। क्या हो जाएगा? PB, R² होता है, तो PB² एलॉन्ग PB। ठीक है, अब आगे देखिएगा क्या होगा। जितना AP होगा उतना ही BP होगा। क्यों होगा? ये अगर माइनस क्यू था, ये प्लस क्यू था, इसका मिड पॉइंट O ले लिए, तो O से R दूरी पर एक पॉइंट P है। जब आप इसको मिला रहे हैं तो एक एंगल बन रहा है। ठीक है, ये थीटा डिग्री, ये भी थीटा डिग्री, ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है। कैसा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहाँ B है, यहाँ P है, तो जितना BP होगा उतने कौन होगा? AP होगा। कौन होगा? AP। तो ये दोनों क्या होंगे? बराबर।
तो जब ए पी बी पी के बराबर होगा तो E1 और E1 एंड E2 विल बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड। E1 और E2 दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो अब क्या होगा कि E1 के दो कंपोनेंट होंगे, E1 कैन बी resolved into टू कंपोनेंट। एक हो जाएगा E1 cos थीटा और एक हो जाएगा E2 sin थीटा। ये कंपोनेंट क्यों आ रहे हैं सर, एक्जियल में नहीं आए थे। कोई एक्जियल में कंपोनेंट क्यों आ रहे हैं, कोई एक्जियल में कंपोनेंट आ रहे हैं क्योंकि एंगल बन रहा है। अगर आप हॉरिजेंटल एक कंपोनेंट होता है, एक वर्टिकल कंपोनेंट होता है, वर्टिकल के साथ साइन थीटा आता है, हॉरिजेंटल के साथ कॉस थीटा आता है। और आपने 11 में पढ़ा है कि वेक्टर कैसे स्प्लिट होता है। जब कोई चीज़ सीधे लाइन में काम कर दे तो आप वेक्टर को ऐड करो माइनस करो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब कोई वेक्टर एंगल पे काम करता है, क्या किस पे काम करता है, एंगल बनाता है, तो अब वहाँ वहाँ वेक्टर कंपोनेंट होते हैं। जैसे यहाँ देखिए ये E1 साइन थीटा, E2 साइन थीटा, ये E1 कॉस थीटा, E2 कॉस थीटा, दोनों जुड़ रहे हैं, E1 कॉस थीटा, E2 कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा। तो जैसे अगर E1 के दो कंपोनेंट हैं, अगर E1 के दो कंपोनेंट हैं तो क्या E2 के भी दो कंपोनेंट होंगे, E2 के भी दो कंपोनेंट होंगे। E2 कैन बी रिसॉल्व इनटू टू कंपोनेंट। एक क्या हो जाएगा E2 कॉस थीटा और E2 साइन थीटा। इनके भी दो कंपोनेंट हो जाएंगे। अब देखिएगा तो क्या होगा कि इधर काम कर रहा है आपका E1 साइन थीटा, इधर काम कर रहा है E2 कॉस थीटा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो वर्टिकल कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल टू ईच अदर, कैंसिल ईच अदर। तो जब वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल कर देंगे तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी, तो रिजल्टेंट दोनों का cos थीटा है, क्योंकि जब ए बी बी पी के बराबर हो गया तो आप ध्यान से देखिए, ये आप माइनस क्यू चार्ज है तो ये पी बी हो गया और ये ए पी हो गया। जब ए पी पी बी के बराबर हो गया तो ये दोनों भी आपस में बराबर हो गए, E1 E2 आपस में बराबर हो गए, E1 E2 आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। तो रिजल्टेंट के लिए हम हॉरिजॉन्टल जो ऐड कर देंगे तो E इक्वल हो जाएगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। क्योंकि E1 किसके इक्वल है, E2 के, तो चाहे E1 की जगह पे E2 रख दो, चाहे E2 की जगह पे E1 रख दो। तो E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, E1 cos थीटा, E2 cos थीटा, तो E1 E1 कर दो, तो दोनों सेम चीज़ें हैं, तो जुड़ के कितना आ जाएगा 2E1 cos थीटा। E का फार्मूला आ गया। अब E1 का मान चाहे E2 का मान यहाँ रख दीजिए, इसको मान लीजिए आप इक्वेशन नंबर अभी अभी मान रख दीजिए, तो E इक्वल हो जाएगा 2, E1 का मान हो जाएगा 1/4πε0 Q अपान AP² cos थीटा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आप देखिएगा पाइपलाइन डायग्राम उधर नहीं जाएंगे देखने, यहीं देख लीजिए। ये है माइनस क्यू, ये है प्लस क्यू, ठीक है, ये यहाँ पे मिला दिया, ये परपेंडिकुलर था, यहाँ थीटा है, ये परपेंडिकुलर, इधर परपेंडिकुलर होगा, ये P है, ये A है, ये B है, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल इन राइट एंगल ट्रायंगल POA, ठीक है, तो हो जाएगा AP²। ये हाइपोटेनस हो गया, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये पूरा कितना था 2L था, तो ये इतना L होगा, ये भी L होगा। तो AP² इक्वल हो जाएगा OP² प्लस OA²।
तो ए पी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा ओ पी। ओ पी का मान यहाँ कितना है, आर दूरी पे है, कितने दूरी पे है, आर दूरी पे, तो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। लेकिन ए पी का मान नहीं, आगे चल के कास थीटा है तो हमें और भी मान पढ़ सकते, ज़रूरत पड़ सकती है। तो ए पी स्क्वायर, ए पी इक्वल हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ही कॉस थीटा का मान भी निकाल लो। कॉस थीटा इक्वल होता है बेस अपान हाइपोटेनस। बेस कितना है, ये कितना हो जाएगा, एल, तो एल अपान हाइपोटेनस कितना आ गया, ए पी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और जो ए पी है वह बी पी क्या हो जाएगा, बराबर, ऊपर मैं बता ही चुका हूँ। अब आप क्या करेंगे, कॉस थीटा और ये सब का मान मिल गया, तो पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। सारी वैल्यू को कहाँ पुट कर रहे हैं, इन इक्वेशन फर्स्ट। तो ई इक्वल हो जाएगा 1/4πε0, ठीक है, यहाँ 2 चलेगा, 2। अब क्यू अपान ए पी का मान कितना है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू एल अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। बट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फार्मूला सबको पता होगा, P इक्वल होता है 2QL। तो यहाँ पे है आपका 2, यहाँ पे आपका P, यहाँ पे आपका L। तो E इक्वल हो जाएगा 1/4πε0 P अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब देखिएगा, अगर किसी में अंडर रूट लगा है, क्या लगा है, अंडर रूट, जब अंडर रूट हटाते हैं ना तो उसकी पावर हो जाती है 1/2 इंटू 1/आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर हो जाए कितना, 1/2। ये बेस है, बेस सेम है, मान लो इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1/2 है, तो 1 में 1/2 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 3/2। तो E इक्वल हो जाएगा 1/4πε0 P अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। अब हम एक केस लगाते हैं यहाँ पास, ठीक है। केस क्या होता है, मानते हैं कि डाइपोल बहुत स्मॉल है। क्या मानते हैं, इफ़ द डाइपोल इज वेरी स्मॉल। हम ना, डाइपोल बहुत स्मॉल है, इतना स्मॉल है कि आर बहुत बड़ा है एल से, आर बहुत बड़ा है एल से, तो एल को निगलेक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे, 3/2 हो जाएगा। तो वो जो ये जो 3/2 ना होल पावर है, आर की भी पावर है, एल की भी पावर है, तो ई इक्वल हो जाएगा 1/4πε0 P अपान आर की पावर 2 की पावर 3/2। 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। इक्वल बचेगा 1/4πε0 P अपान आर की पावर क्यू। ये हम आपको बताएंगे कि हम ऐसा करते क्यों हैं। इफ़ द डाइपोल इज वेरी स्मॉल, आर बहुत बड़ा एल से कैसे हो जाता है, इसको मैं कहानी के थ्रू समझाएंगे। ये आपका हो गया किसका, कोएक्सियल का। कोएक्सियल के बहुत सारे नाम हैं, याद रखिएगा। कोएक्सियल का एक नाम है ब्रॉड साइड पोजीशन, ठीक है, ठीक है, एक ये हो गया। तो एक इक्वेटोरियल्स पोजीशन, इक्वेटोरियल्स पोजीशन पूछ दे तो भी हो गया। अभी हो गया एक्सियल। अब एक्सियल और कोएक्सियल में रिलेशन क्या, कंपैरिजन करेंगे तो कितना आएगा, तो याद रखिएगा। मान लीजिए एक्सियल आता है 1/4πε0 2P अपान आर क्यूब। अभी आपके सामने कोएक्सियल आया है 1/4πε0 P अपान आर क्यूब। दोनों को डिवाइड कर दीजिए। क्या करेंगे, डिवाइड, तो सेम चीज़ें कट जाएंगी, कट गया, ठीक है, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। E1 अपान E2 कितना बचा, 2:1 बचा। कितना बचा, 2:1। मतलब हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, क्रॉस कर देंगे E1 का, तो E1 इक्वल बचेगा 2E2। मतलब एक्सियल का इलेक्ट्रिक फील्ड, किसका, एक्सियल का इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, कोएक्सियल के इलेक्ट्रिक फील्ड का ट्वाइस होता है। क्या होता है, ट्वाइस। ये पीएनएसटी के एग्जाम में पूछा था 2025 में। तो आप पेपर पुराना देखिएगा, सीधे पूछ लिया था कि एक्सियल कोएक्सियल में जो कंपैरिजन करने पे कितना आता है। एक और चीज़,
अगर हम ड्यू टू पॉइंट चार्ज फार्मूला लगाते हैं तो 1/4πε0 Q/r² आता है। तो पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली रिलेट करता है। लेकिन अगर हम यही बात करें कि डाइपोल के लिए कैसे रिलेट करता है तो 1/r³ होता है। फंसिएगा नहीं, क्या होता है? r³। ठीक है, अब मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि हम ये करते क्यों हैं। ये कंपेयर जो होता है ये r, दोनों डेरिवेशन हमने बताया था कि समझिएगा इसको कि r बहुत बड़ा है l से, तो l निगलेक्ट क्यों होता है। तो क्या होता है, फिजिक्स में एक सिंपल सा रूल है, जिसके रहने या न रहने से मैग्नीट्यूड में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसे हम हटा देते हैं। लेकिन हटाते क्यों है, इसका एक वैलिड रीज़न आपके पास होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। ये मान लीजिए एक घर में 2 बल्ब लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं? 2 बल्ब। और मान लीजिए दोनों बल्ब के बीच की दूरी क्या है? 2l है। क्या है? 2l। और आप यहाँ से देख रहे हैं, ठीक है। तो जब आप देख रहे हैं तो आप ये समझ पा रहे हैं कि हाँ ये थोड़े डिस्टेंस पे लगे हुए हैं। लेकिन अगर आप इसी बल्ब को बहुत ज़्यादा दूरी से देखें, जब आप बहुत ज़्यादा डिस्टेंस से देखेंगे तो आपको ये दोनों बल्ब एक ही जगह पे दिखेंगे। मतलब इस डिस्टेंस का अब कोई रोल नहीं रहा। तो जो हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, जहाँ पे हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, ऐसा ही कुछ है। वो जो आर है वो डाइपोल के मुकाबले बहुत ज़्यादा डिस्टेंस लेके बैठा हुआ है। डाइपोल का डिस्टेंस ना के बराबर है, इसलिए उसको हम क्या कर देते हैं? निगलेक्ट कर देते हैं। दूसरा, आपके दिमाग में एक और सवाल आना चाहिए कि ये जो आपने एक्जियल पढ़ाया, क्या पढ़ाया? एक्जियल, ठीक है। और आपने क्या बताया? कोएक्सियल। एक्जियल में आप ये डायग्राम था कुछ, -q यहाँ था, +q यहाँ था, O से r दूरी पर एक पॉइंट मान रहे थे, P यहाँ पे निकाल रहे थे। कोएक्सियल कुछ ऐसा था, ये -q था, ये +q था, और ये मिड पॉइंट O है, O से r दूरी पर एक पॉइंट मान रहे हैं P। तो यहाँ कोई एंगल आपको दिख रहा है? ये सीधी लाइन में काम कर रहे हैं, एक्जियल में सीधी लाइन में काम कर रहे हैं। थीटा नहीं है तो सीधे वेक्टर को जोड़ देते थे, E1 और E2 जोड़ के रिजल्ट आ जाता था। लेकिन यहाँ आप मिला रहे, एंगल बन रहा है। क्या बन रहा है? एंगल। ये परपेंडिकुलर लाइन है। तो एक आपने 11th में पढ़ा था रिक्टेंगुलर कंपोनेंट, रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर स्प्लिट होता है जब एंगल बनाता है एलॉन्ग टू एक्स एक्सिस, एलॉन्ग टू बाई एक्सिस। तो उसका रिजल्टेंट निकालने, अगर वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर और नीचे काम नहीं करते तो कैंसिल ना होते, इनको भी जोड़ना पड़ता। इक्वल मैग्नीट्यूड में, अपोजिट नेचर में, कैंसिल कर रहे हैं। लेकिन हॉरिजॉन्टल वाला नहीं कर पा रहा था, तो हमने दोनों को जोड़ के निकाला। किसको निकाला? E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, ये दोनों को जोड़ के निकाला। तो उम्मीद करता हूँ आपको डिफरेंस समझ में आया होगा। और डेरिवेशन लगाइए, लगाने से आपकी चीज़ें बार बार देखिए, जो भी लाइन समझ में ना उसको समझने की कोशिश करिए कि आखिर ऐसा क्या है। वैसे भी मैंने तोड़ तोड़ के समझाने की कोशिश की है। थैंक यू।